हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ समरी, संक्षिप्त सारांश, चैप्टर अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं के लेखांकन का। तो आइए जानते हैं ब्रीफ समरी, संक्षिप्त सारांश अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म्ड विद सर्विस मोटिव। लाभ न कमाने वाली संस्थाओं की स्थापना सेवा के उद्देश्य से की जाती है। देयर पर्पज इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू सर्व द सोसाइटी। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि समाज सेवा करना होता है। दे प्रोवाइड्स फैसिलिटीज टू इट्स मेंबर एंड द जनरल पब्लिक। ये अपने सदस्यों तथा आम जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। देयर पर्पस इज टू सर्व द पब्लिक फ्री ऑफ कॉस्ट और एट वेरी लो फीस। इनका उद्देश्य जनता की निःशुल्क अथवा बहुत कम फीस पर सेवा करना होता है। देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम आर सब्सक्रिप्शन, डोनेशन एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकी आय के मुख्य स्रोत सदस्यता, दान और निवेश से आय है। तो हमने जाना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इनका सर्विस मोटिव होता है और ये जो सर्विस है ये अपनी मेंबर्स को और जो जनरल पब्लिक है उनको प्रोवाइड करती हैं। और जो कॉस्ट होती है या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या तो वेरी लो फीस के ऊपर ये अपनी सर्विसेज प्रदान करते हैं। और इनका जो सोर्स है मेन इनकम का तो वो होता है सब्सक्रिप्शन से, जिनको हम चंदे भी कहते हैं। तो मेंबर सब्सक्रिप्शन देते हैं तो वो सोर्स है। और डोनेशन जो इनको दान मिलता है या फिर इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की होती है तो वहाँ से जो इनको इनकम मिलती है वो इनके मेन सोर्स होते हैं। तो हमने जाना एनपीओ के बारे में, आगे देखते हैं एग्जाम्पल इनके। सबसे पहले आ गया स्कूल, सेकंड में आ गया कॉलेज, थर्ड में आ गया यूनिवर्सिटीज़, फोर्थ नंबर पे आ गया लाइब्रेरी, फिफ्थ नंबर पे आ गया टेम्पल, सिक्स नंबर पे आ गया मॉस्क्यू, सेवन नंबर पे आ गया गुरुद्वारा, 8 नंबर पे आ गया चर्च, 9 नंबर पे आ गया हॉस्पिटल्स, 10 नंबर पे आ गया ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एंड नेक्स्ट आ गया रोटरी क्लब और आगे आ गया स्पोर्ट्स क्लब। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के। तो इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है, सोशल सर्विसेज होता है। आगे जानते हैं। देयर आर टू थ्योरीज ऑफ अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के लिए लेखांकन के दो सिद्धांत हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, कोष आधारित लेखांकन, नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, गैर कोष आधारित लेखांकन। फंड बेस्ड अकाउंटिंग इज यूजुअली यूज्ड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशन। कोष आधारित लेखांकन आम तौर पर इन संस्थाओं द्वारा उपयोग किया जाता है। तो हमने ये जाना कि जो थ्योरी है, जो अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है वो होती है इसमें फंड बेस्ड अकाउंटिंग के जरिए या नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग के जरिए। तो आम तौर पर ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग को क्या करती है, यूज़ करती है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बन सकता है MCQ कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो है वो किसके द्वारा यूज़ की जाती है। तो इसका जो आंसर है वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आगे देखते हैं। ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। दी स्टेटमेंट्स आर। लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाएं लेखा वर्ष के अंत में 3 वित्तीय विवरण तैयार करता है। ये हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, प्राप्तियां और भुगतान खाते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय और व्यय खाता, बैलेंस शीट, स्थिति विवरण जिसको हम आर्थिक चिट्ठा भी कहते हैं। तो जो लास्ट में जो NPO है वो 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 3 वित्तीय विवरण जो है तैयार करता है। और इसमें फर्स्ट आ जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थर्ड जो है बैलेंस शीट। तो ये बनते हैं NPO में। आगे देखते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू कैश बुक। प्राप्ति और भुगतान खाता रोकड़ बही के समान है। बोथ फॉलो द सेम रूल ऑफ रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दोनों वास्तविक खाते के नियम का पालन करते हैं। जो आता है उसे डेबिट किया जाता है, जो बाहर जाता है उसे क्रेडिट किया जाता है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। प्राप्ति और भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है। तो ये हमने जाना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सिमिलर टू कैश बुक है, ये रोकड़ बही के क्या है, ये समान है। और इनका जो अकाउंट है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का वो कौन सा अकाउंट है, रियल।
क्योंकि कैश का भी रियल है और रिसीट एंड पेमेंट का भी क्या है, रियल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का कौन सा अकाउंट है, रियल। आगे चलते हैं। द रिसीट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिव्स अ लिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स फॉर पास्ट, करंट एंड फ्यूचर और नेक्स्ट ईयर एज वेल एज कैपिटल रिसीट्स। प्राप्ति और भुगतान खाते का प्राप्ति पक्ष राजस्व प्राप्तियों भूतकाल, वर्तमान और भविष्य या अगले वर्ष के लिए के साथ साथ पूंजीगत प्राप्तियों की एक सूची देता है। द पेमेंट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिव्स अ लिस्ट ऑफ रेवेन्यू पेमेंट्स फॉर पास्ट, करंट एंड फ्यूचर और नेक्स्ट ईयर एज वेल एज कैपिटल पेमेंट्स। प्राप्ति और भुगतान खाते का भुगतान पक्ष राजस्व भुगतान भूतकाल, वर्तमान और भविष्य या अगले वर्ष के लिए के साथ साथ पूंजीगत भुगतान की एक सूची देता है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस। इस खाते का अंतिम शेष हतस्थ रोकड़ या बैंक शेष को दिखाता है। तो ये हमने जाना ब्रीफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। जो इनकी डेबिट साइड होती है, रिसीट साइड होती है डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में हम क्या करते हैं, जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है उसको भी बताते हैं और कैपिटल रिसिप्ट्स को भी बताते हैं। तो चाहे वो रिसिप्ट हमारी पास्ट से रिलेटेड है, चाहे करंट से है, चाहे फ्यूचर से है, वो सारी की सारी हम बताएंगे, लेकिन बताएंगे ओनली कैश। तो कौन सी साइड, रिसीट। तो रिसीट होती है डेबिट साइड। और जो इसकी पेमेंट साइड है, पेमेंट साइड होती है क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में हम ऑल जो रिवेन्यू पेमेंट्स होती हैं और जो आपकी कैपिटल पेमेंट्स होती हैं उन दोनों को बताते हैं, चाहे वो पास्ट से रिलेटेड है, चाहे करंट से, चाहे फ्यूचर से। और लास्ट में जो बैलेंस निकलता है इससे, तो वो उससे बैलेंस निकलता है हमारे पास कैश इन हैंड का और बैंक बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। आगे चलते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। आय और व्यय खाता एक नाम मात्र का खाता है। द लेफ्ट हैंड और डेबिट साइड शोज एक्सपेंडिचर विच रिकॉर्ड्स ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बायां हाथ या डेबिट पक्ष में सभी राजस्व व्यय को रिकॉर्ड किया जाता है। द राइट हैंड और क्रेडिट साइड शोज द इनकम विच रिकॉर्ड्स ऑल रेवेन्यू इनकम एंड गेन। दाहिना हाथ या क्रेडिट पक्ष में सभी राजस्व आय को रिकॉर्ड किया जाता है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज सरप्लस, वेयर एज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज नोन एज डेफिसिट। व्यय से अधिक आय को अधिशेष के रूप में जाना जाता है, जबकि आय से अधिक व्यय को घाटे के रूप में जाना जाता है। तो ये हमने जाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र खाता है। और इसकी डेबिट साइड में हम बताएंगे सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, जो हमारे आयगत जो खर्चे होते हैं उनको डेबिट साइड में बताया जाता है। और इसके साथ साथ जो इनकी क्रेडिट साइड होती है उसमें हम जो है रेवेन्यू इनकम को बताते हैं। और जब आय ज़्यादा होती है और व्यय कम होते हैं तो जो बैलेंस है वो हमारे पास सरप्लस आता है। और जब हमारे पास व्यय जो है ज़्यादा होते हैं, आय कम होते हैं, तो जो बैलेंस आता है वो घाटा, इसको हम डेफिसिट कहते हैं। द डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड एवरी ईयर। आय और व्यय का अंतर हर साल पूंजी कोष में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो जो अंतर मैंने आपको बताया, एक सरप्लस का, सरप्लस हो सकता है प्रॉफिट, और घाटा मतलब जैसे डेफिसिट, तो इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल फंड में हर साल। आगे चलते हैं। कैपिटल नोन हियर एज कैपिटल फंड। पूंजी को यहाँ पूंजी कोष के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर कैपिटल को किस रूप में जाना जाता है, कैपिटल फंड के रूप में। कैपिटल फंड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। पूंजी कोष बराबर है संपत्तियां माइनस दायित्व। तो कैपिटल फंड को यहाँ निकाला जाता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी से, क्योंकि इनमें जो है इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई नहीं होता, तो इसमें कैपिटल फंड निकलता है, हम संपत्तियों में से दायित्वों को लेस करते हैं। The difference of income and expenditure is transferred to capital fund every year. आय और व्यय का अंतर हर साल पूंजी कोष में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो अगर सरप्लस होता है, जो हमने पहले जाना, तो वो कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है। अगर किसी वर्ष जो है घाटा हो, डेफिसिट हो, तो उसको कैपिटल फंड में से लेस कर दिया जाता है। आगे चलते हैं। All special donations are liabilities. सभी विशिष्ट दान दायित्व हैं। जनरल डोनेशंस ऑफ बिग अमाउंट आर लायबिलिटीज। बड़ी राशि का सामान्य दान दायित्व है। जनरल डोनेशंस ऑफ स्मॉल अमाउंट आर ट्रीटेड एज इनकम। छोटी राशि के सामान्य दान को आय माना जाता है।
not where the amount of donation is big or small depends upon the facts and nature of circumstances. दान की राशि बड़ी है या छोटी, यह तथ्यों और परिस्थितियों की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो ये हमने जाना कि जब जो डोनेशन होता है वो स्पेशल मिलता है तो उसको हम लायबिलिटीज़ में बताते हैं, और जब डोनेशन जनरल हो लेकिन अमाउंट क्या हो, बड़ा, तब भी हम उसको लायबिलिटीज़ बताते हैं। और अगर हमारे को जो डोनेशन है वो स्मॉल है तो उसको हम ट्रीट क्या करते हैं, इनकम ट्रीट करते हैं। ठीक है। और अब कौन राशि बड़ी है या छोटी है, तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें जो फैक्ट दिए हैं या जो सर्कमस्टांसेस है उसके ऊपर ही डिपेंड करती है। आगे देखते हैं। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चालू वर्ष से संबंधित चंदे से आय को आय और व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताते हैं तो जितना भी हमारा करंट ईयर्स का सब्सक्रिप्शन होगा तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में बताते हैं। आगे देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस इनकम ऑफ करंट ईयर। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको जानते हैं। सबसे पहले टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना हमारे को जो है वर्ष के दौरान मिला वो हम ले लेंगे। ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, इसको ऐड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, इसको भी ऐड कर दिया जाएगा। और जो हमारे पास ऐड करके आएगा उसमें हम लेस कर देंगे सब्सक्रिप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर इफ इंक्लूड इन करंट ईयर सब्सक्रिप्शंस, इसको लेस कर दिया जाएगा। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर, इसको भी क्या कर दिया जाएगा, लेस। और लेस करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अर्थात हम जो हैं जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें हम वही सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिनका संबंध ड्यूरिंग द ईयर से है। अगर कोई हमारे पास सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर से है या प्रीवियस ईयर से है तो उनको हम क्या कर देते हैं, इसमें एक्सक्लूड कर देते हैं, जो आपको मैंने अभी बताया। आगे चलते हैं। फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ एनी एक्सपेंसेस फॉर द करंट ईयर्स फॉलो द 2 स्टेप्स। चालू वर्ष के लिए किसी भी खर्च की गणना के लिए 2 चरणों का पालन करें। Add outstanding expenses at the end of current year. Add prepaid expenses at the beginning of current year. जोड़ें, क्या जोड़ना है हमने, चालू वर्ष के अंत में आदत व्यय, और साथ जोड़ना है चालू वर्ष के आरंभ में पूर्वदत्त व्यय जोड़ें। और लेस क्या करना है, लेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, और लेस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ करंट ईयर। घटाएं चालू वर्ष के आरंभ में आदत व्यय और चालू वर्ष के अंत में पूर्वदत्त व्यय, इनको हम लेस करेंगे। तो ये ट्रीटमेंट हो जाएगी एक्सपेंसेस की। अगर आपने इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें डिटेल में क्या किया इसमें बताया है। आगे चलते हैं। ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर रूटीन एक्सपेंसेस इज इनकम। नियमित खर्चों के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान आय है। ग्रांट रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज ट्रीटेड एज लायबिलिटीज। विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त अनुदान को दायित्व के रूप में माना जाता है। एंट्रांस फीस इट अपीयर्स एट द receipt side of receipt and payment account. It may be treated as income or liabilities. प्रवेश शुल्क यह प्राप्ति और भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में दिखाया जाता है। इसे दायित्व या आय के रूप में माना जा सकता है। तो जो एंट्रेंस फीस है उसको हम जो है आय भी मान सकते हैं और लायबिलिटीज़ भी मान सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बताया कि जो ग्रांट है अगर वो रेगुलर मिल रही है, रूटीन में मिल रही है, तो उसको हम इनकम मानेंगे। अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रही है तो उसको हम लायबिलिटीज़ मानेंगे। आगे चलते हैं। इन द absence of specific instruction, students may treat it either as an income or a liabilities and give a note in support of their treatment. विशेष निर्देश के अभाव में छात्र इसे आय या दायित्व के रूप में मान सकते हैं और अपने समर्थन में एक नोट दे सकते हैं। तो ये बात कही हमने एंट्रेंस फीस के बारे में। तो अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई है तो आप इसे इनकम भी ट्रीट कर सकते हैं, लायबिलिटीज़ भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक नोट देना पड़ेगा कि हमने इसको इनकम ट्रीट किया है या हमने इसको लायबिलिटी ट्रीट किया है। तो जब आप इसको इनकम ट्रीट करेंगे तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी। जब आप इसको लायबिलिटी ट्रीट करेंगे तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगी एंट्रेंस फीस। आगे चलते हैं। अब आगे है समराइज ट्रीटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम रिलेटेड टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस।
तो ये जो आइटम है ये सारी की सारी आपको दी होती है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो कौन सी आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी, कौन सी बैलेंस शीट में जाएगी, तो उसको जो हमने समराइज्ड किया हुआ है। तो सबसे पहले जो है वो है सब्सक्रिप्शंस। तो इसको बताया जाता है इनकम साइड जो होती है, क्रेडिट साइड वहाँ पर। उसके बाद अगर आपको स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है तो आपको बोला कि जब भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं बताएंगे, उसको बताएंगे लायबिलिटी साइड में। इसके साथ साथ लाइफ मेंबरशिप फीस, तो ये भी लायबिलिटी साइड में बताई जाएगी। लीगेसीज को भी जो रसीद है लायबिलिटी साइड में बताई जाएगी। जनरल डोनेशंस और स्मॉल अमाउंट डोनेशंस, इसको हम इनकम साइड बताए जाएंगे, तो इनकम साइड होती है क्रेडिट साइड। और इसके बाद स्पेसिफिक डोनेशंस है और बिग अमाउंट डोनेशन है तो उसको हम लायबिलिटी साइड में बताएंगे। ग्रांट को हम इनकम साइड जो है बताएंगे। जो स्पेसिफिक ग्रांट है उसको लायबिलिटी साइड में। एंडोनमेंट फंड इसको भी लायबिलिटी साइड में बताएंगे। और जो स्पेसिफिक फंड है इसको भी हम लायबिलिटी साइड में बताएंगे। अब आगे देखते हैं, हो गई 10 आइटम्स। अब 11 नंबर पे है कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड को लायबिलिटी साइड में बताया जाता है। उसके बाद आ गया लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अगर लॉस हो जाए तो उसको हम एक्सपेंडिचर साइड, तो इनकम जो एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो एक्सपेंडिचर का होता है डेबिट साइड, तो इसको डेबिट साइड में बताया जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स इसको इनकम साइड में बताया जाएगा, जो क्रेडिट साइड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। इसके बाद सेल ऑफ न्यूज़पेपर और मैगजीन, इनको भी इनकम साइड में बताया जाएगा। सेल ऑफ ग्रास, इसको भी इनकम साइड में बताया जाएगा। सेल ऑफ अनयूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, इनको भी इनकम साइड में बताया जाता है। सेल ऑफ स्क्रैप, इनको भी इनकम साइड में बताया जाता है। और पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, इनको भी एक्सपेंडिचर अकाउंट में बताया जाता है, क्योंकि ये जो हमने सेवाएं ली होती है, सेवाएं लेने के बदले जो हम उनको पे करते हैं, तो यहाँ हम सैलरी ट्रीट नहीं करेंगे, उसको करेंगे हम ऑनरेरियम। तो इसको हम जो है एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है बताया जाएगा। तो एक्सपेंडिचर की होती है डेबिट साइड। इसके साथ साथ एंट्रांस फीस जो है, अगर हमने इसको ट्रीट किया है इनकम, तब तो ये आ जाएगा इनकम साइड में, जो क्रेडिट साइड में। अगर हमने इसको ट्रीट किया हुआ है लायबिलिटीज, तो इसको कहाँ बताया जाएगा, लायबिलिटी साइड में। चैप्टर फर्स्ट, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। निम्न में कौन लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है। ऑप्शन ए है स्पोर्ट्स क्लब, बी कॉलेज, सी हॉस्पिटल्स, डी प्राइवेट एंटरप्राइजेस। हिंदी में देखते हैं खेल क्लब, कॉलेज, हॉस्पिटल, निजी संस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्राइवेट एंटरप्राइजेस, निजी संस्थान। क्योंकि जो स्पोर्ट्स क्लब है, कॉलेज है, हॉस्पिटल्स है, ये लाभ न कमाने वाली संस्थाएं हैं। आपसे पूछा है लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव होता है लाभ कमाना। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ न कमाने वाली संस्था का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए पब्लिक हॉस्पिटल्स, बी कॉरपोरेशन, सी ऑडिट फर्म, डी इंश्योरेंस कंपनीज। सार्वजनिक अस्पताल, निगम, ऑडिट फर्म, बीमा कंपनियां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए पब्लिक हॉस्पिटल, सार्वजनिक अस्पताल। तो सार्वजनिक जो अस्पताल है वो लाभ न कमाने वाली संस्था का एक उदाहरण है। बाकी जितनी आपको ऑप्शन दिए हैं ये सारी की सारी लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं। क्वेश्चन थर्ड, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता, लाभ हानि खाता। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का संबंध होता है कैश से और कैश का होता है रियल अकाउंट। क्वेश्चन 4, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज जनरली शोज प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः दिखाता है कैपिटल फंड, सरप्लस और डेफिसिट, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। पूंजी कोष, अधिक्य या घाटा, डेबिट शेष, क्रेडिट शेष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डेबिट बैलेंस, डेबिट शेष। तो जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो सामान्यतः डेबिट शेष ही बताता है, अर्थात इसके डेबिट साइड ज़्यादा रहती है हमेशा और क्रेडिट साइड की रहती है कम। क्वेश्चन 5, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज आय एवं व्यय खाता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता, लाभ हानि खाता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाता। क्योंकि हम इसमें जो एनपी होती है उनके एक्सपेंडिचर और इनकम को बताते हैं, तो इसलिए इसका होता है नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन 6, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज ए बैलेंस ऑफ आय एवं व्यय खाता सामान्यतः दिखाता है कैश इन हैंड, कैपिटल फंड, नेट प्रॉफिट, सरप्लस और डेफिसिट, रोकड़ शेष, पूंजी कोष, शुद्ध लाभ, अधिक्य या घाटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सरप्लस और डेफिसिट। अधिक्य या घाटे को क्या करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दर्शाता है।
क्वेश्चन 7, कैश अकाउंट इज रोकड़ खाता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता, लाभ हानि खाता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। क्वेश्चन नंबर 8, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ, आय एवं व्यय खाते में कौन से लेन देन लिखे जाते हैं? ऑप्शन ए ऑल कैपिटल नेचर, बी ऑल रेवेन्यू नेचर, सी बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, डी नाइदर कैपिटल नेचर नॉर रेवेन्यू नेचर। सभी पूंजीगत प्रकृति, सभी राजस्व प्रकृति, राजस्व और पूंजीगत प्रकृति दोनों, ना तो पूंजी प्रकृति और ना ही राजस्व प्रकृति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑल रेवेन्यू नेचर, सभी राजस्व प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 9, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑफ, प्राप्तियां और भुगतान खाते में कौन से लेन देन लिखे जाते हैं? ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, बी ऑल कैश ट्रांजैक्शन, सी ऑल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, डी ऑल कैपिटल ट्रांजैक्शंस। हिंदी में सभी क्रेडिट लेन देन, सभी नगद लेन देन, सभी राजस्व लेन देन, सभी पूंजी लेन देन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑल कैश ट्रांजैक्शन, सभी नगद लेन देन ही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स, आय और व्यय खाते से पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट, बी नेट प्रॉफिट, सी सरप्लस और डेफिशिएंसी, डी क्रेडिट कैश बैलेंस। सकल लाभ, शुद्ध लाभ, अधिशेष या कमी, नगद शेष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी सरप्लस और डेफिशिएंसी, अधिशेष या कमी का पता चलता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। क्वेश्चन नंबर 11, the amount of entrance fees received by a non-profit organization, if it is received regularly, is shown in which of the following? एक गैर लाभकारी संगठन यदि यह नियमित रूप से प्राप्त होता है द्वारा प्राप्त प्रवेश शुल्क की राशि को निम्नलिखित में से किस में दर्शाया गया है? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, सी डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड डी क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट का देयता पक्ष, बैलेंस शीट का संपत्ति पक्ष, आय और व्यय खाते का डेबिट पक्ष, आय और व्यय खाते का क्रेडिट पक्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आय और व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में बताया जाता है एंट्रांस फीस को, क्योंकि हम इसको रेवेन्यू नेचर का मानते हैं, रेवेन्यू नेचर की इनकम, ठीक है, तो इसलिए इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर, गैर लाभकारी संगठन तैयार करते हैं ए ट्रेडिंग अकाउंट, बी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डी ऑल ऑफ द अबव। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आय और व्यय खाता, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय और व्यय खाता जो एनपीओ होते हैं वो तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ, प्राप्ति और भुगतान खाता इसका सारांश है। डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, कैश रिसीट एंड पेमेंट, एक्सपेंसेस एंड इनकम, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, खाता बही के खातों का डेबिट और क्रेडिट शेष, नगद प्राप्तियां और भुगतान, व्यय और आय, संपत्ति और देनदारियां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी कैश रिसीट एंड पेमेंट, नगद प्राप्तियां और भुगतान ही हम इसमें लिखते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर की है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर की है, चाहे वो इस साल की है, वो सारी की सारी लेते हैं हम, सिर्फ कैश की देते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 14, if there is a match fund then match expenses and income are transferred to, यदि कोई मैच फंड है तो मैच पर किए गए खर्च और आय को स्थानांतरित कर दिया जाता है। ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, सी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, डी बोथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड टू बैलेंस शीट। आय और व्यय खाता, बैलेंस शीट की संपत्ति पक्ष, बैलेंस शीट का देयता पक्ष, आय और व्यय खाते और बैलेंस शीट दोनों के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का देयता पक्ष। तो जितने भी हम जो है फंड जो है क्रिएट करते हैं किसी भी टर्म के लिए, फंड जब बनाते हैं तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो हम लायबिलिटी साइड में ही करते हैं बैलेंस शीट्स की। क्वेश्चन नंबर 15, कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड, पूंजी निधि की गणना की जाती है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज एंड नन ऑफ दीज। आय माइनस व्यय, संपत्ति माइनस देयताएं, पूंजी जमा देयताएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, संपत्ति माइनस देयताएं, क्योंकि जो एनपीओ होती हैं इनमें कोई इन्वेस्ट नहीं करता है,
तो पूंजी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हम क्या करते हैं, संपत्तियों में से दायित्वों को घटाते हैं और हमारे पास कैपिटल फंड पूंजी निधि ज्ञात हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय क्लब फॉर ए क्रिकेट मैच इज ट्रीटेड एज, क्रिकेट मैच के लिए क्लब द्वारा प्राप्त सदस्यता को के रूप में माना जाता है। रेवेन्यू रिसीव्ड, एसेट्स, अर्न्ड इनकम, कैपिटल रिसीव्ड्स, राजस्व प्राप्तियां, संपत्ति, अर्जित आय, पूंजीगत प्राप्तियां। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कैपिटल रिसीव्ड, पूंजीगत प्राप्ति, इसको हम मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय ए स्कूल फॉर एन ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन इज ट्रीटेड एज, वार्षिक समारोह के लिए आयोजन के लिए स्कूल द्वारा प्राप्त चंदे को माना जाता है। कैपिटल रिसीव्ड, लायबिलिटीज, रेवेन्यू रिसीव्ड्स, इनकम, एसेट्स, अर्न्ड इनकम, पूंजीगत प्राप्ति, देयताएं, राजस्व प्राप्ति, आय, संपत्ति या अर्जित आय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, कैपिटल रिसीव्ड्स, लायबिलिटीज, इसको हम पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं और इसको लायबिलिटी साइड में हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बाय ए क्लब इज ट्रीटेड एज, एक क्लब द्वारा पुराने समाचार पत्रों की बिक्री से प्राप्त राशि को माना जाता है। रेवेन्यू रिसीव्ड्स, कैपिटल रिसीव्ड्स, एसेट्स, लायबिलिटीज। हिंदी में देखते हैं ऑप्शन, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, संपत्तियां, देनदारियां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रेवेन्यू रिसीव्ड, इसको हम राजस्व प्राप्तियां मानते हैं क्योंकि अमाउंट इसमें थोड़ा प्राप्त होता है, इसलिए रेवेन्यू रिसीव्ड इसको हम मानते हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के हम इसको इनकम साइड जो क्रेडिट साइड है उसमें हम दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कैपिटल रिसीव्ड्स फॉर अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस, सी सब्सक्रिप्शंस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दान, आजीवन सदस्यता और डी जो है निवेश पर ब्याज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस, आजीवन सदस्यता। तो ये जो है ये कैपिटल रिसीप्ट जो है और बाकी जितने आपको दिए हुए हैं ये रेवेन्यू जो है रिसीप्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इफ ए जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉलर अमाउंट इज रिसीव्ड बाय स्कूल द डोनेशंस विल बी शोन इन, यदि किसी स्कूल द्वारा सामान्य रूप से कम राशि का दान प्राप्त किया जाता है तो दान में दिखाया जाएगा लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, देयता पक्ष, संपत्ति पक्ष, प्राप्ति और भुगतान खाते का डेबिट पक्ष, प्राप्ति और भुगतान खाते का क्रेडिट पक्ष। तो अगर जो जनरल डोनेशन है उसका अमाउंट कम है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसको प्राप्ति और भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है कि ये रेवेन्यू रिसीप्ट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21, if a general donations of smaller amount is received by a school the donations will be shown in, यदि किसी स्कूल द्वारा सामान्य रूप से कम राशि का दान प्राप्त किया जाता है तो दान में दिखाया जाएगा लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हिंदी में देखते हैं ऑप्शन, देयता पक्ष, संपत्ति पक्ष, आय और व्यय खाते का डेबिट पक्ष और आय और व्यय खाते का क्रेडिट पक्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय और व्यय खाते का क्रेडिट पक्ष। क्योंकि ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, क्योंकि स्मॉलर अमाउंट है, कम राशि जो है मिल रही है, तो जो रेवेन्यू होता है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो इनकम को दर्शाया जाता है क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, if a general donations of big amount is received by a school the donations will be shown in, यदि किसी स्कूल को सामान्य रूप से बड़ी राशि का दान प्राप्त होता है तो दान को में दिखाया जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इनकम, कैपिटल रिसिप्ट्स, लायबिलिटीज, एसेट्स और इनकम, राजस्व प्राप्तियां, आय, पूंजीगत प्राप्तियां, देयताएं, संपत्ति या अर्जित आय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कैपिटल रिसिप्ट्स, लायबिलिटीज। तो इसको हम पूंजीगत प्राप्ति और लायबिलिटी साइड में क्या करते हैं, इसको हम दर्शाते हैं। अगर बड़ा अमाउंट है और छोटा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में, बड़ा है तो लायबिलिटी साइड में। क्वेश्चन 23, फंड बेस्ड अकाउंटिंग इज यूज्ड बाय विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कोष आधारित लेखांकन का प्रयोग किस प्रकार के संगठन द्वारा किया जाता है। ए, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, बी, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, सी, बोथ ए एंड बी, डी, नन ऑफ ए एंड बी।
व्यापार संगठन, गैर व्यापारिक संगठन, ए और बी दोनों, ए और बी में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संगठन, यही फंड बेस्ड अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लाइफ मेंबरशिप इज, जीवन सदस्यता शुल्क है, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस एंड अर्न इनकम। दायित्व, सबसे पहला ऑप्शन आ गया आपका दायित्व, आय, व्यय, कमाई हुई आय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लाइबिलिटीज, दायित्व। क्वेश्चन नंबर 25, डोनेशन टेकन फॉर ए स्पेशल पर्पस विल बी टेकन टू, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान राशि दिखाई जाएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, नन ऑफ दीज। आय एवं व्यय खाते में, स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में, स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में, कहीं भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में। क्योंकि स्पेशल पर्पस के लिए मिला है तो अमाउंट क्या होता है, बड़ा, और उसको हम बताते हैं लायबिलिटी साइड में, और अगर जनरल पर्पस के लिए हो तो हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, डोनेशन टेकन फॉर ए जनरल पर्पस विल बी टेकन टू, सामान्य उद्देश्य के लिए प्राप्त दान राशि दिखाई जाएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, नन ऑफ दीज। आय एवं व्यय खाते में, स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में, स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में, कहीं भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय एवं व्यय खाते में। तो आय एवं व्यय खाते के क्रेडिट साइड में बताया जाता है। जो डेबिट होती है एक्सपेंसेस की, क्रेडिट होती है इनकम की, तो इसलिए जनरल को हम क्रेडिट साइड में क्या करते हैं, बताते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है एंडोनमेंट फंड इज, धन समर्पण कोष है, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, अर्नड इनकम, दायित्व, आय, व्यय, कमाई हुई आय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लाइबिलिटीज, दायित्व। तो ये भी काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, तो जो काफ़ी बड़ा अमाउंट हो उसको हम लाइबिलिटी साइड में बताते हैं, कैपिटल नेचर्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 28, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य होता है टू अर्न द प्रॉफिट, टू सर्व द सोसाइटी, टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। लाभ कमाना, समाज की सेवा करना, लाभ हानि खाता तैयार करना, स्थिति विवरण बनाना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू सर्व द सोसाइटी, समाज की सेवा करना ही लाभ न कमाने वाली संस्था का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 29, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय, आय एवं व्यय खाता बनाया जाता है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ऑल इंस्टीट्यूशंस। व्यापारिक इकाइयों द्वारा, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं द्वारा, औद्योगिक इकाइयों द्वारा, सभी संस्थानों द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, यह लाभ न कमाने वाली संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन 30, सेल ऑफ ग्रास इन द केस ऑफ ए स्पोर्ट्स क्लब, खेल क्लब द्वारा घास का विक्रय है, कैपिटल रिसीप्ट्स, रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड एसेट्स एंड प्रॉफिट, पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, संपत्ति या लाभ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, आयगत प्राप्ति इसको हम मानते हैं, और इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बताते हैं। क्वेश्चन 31, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बाय ए क्लब इज ट्रीटेड एज, एक क्लब द्वारा पुराने अखबारों के विक्रय से प्राप्त राशि को माना जाता है रेवेन्यू रिसीप्ट्स, कैपिटल रिसीप्ट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, संपत्ति, दायित्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, आयगत प्राप्ति। तो इससे भी अमाउंट जो है बहुत कम मिलता है, तो अमाउंट कम हो तो उसको हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज, वर्ष के दौरान प्राप्त अग्रिम चंदा है, एन इनकम, एन एक्सपेंसेस, एन एसेट्स, ए लायबिलिटी, आय, व्यय, संपत्ति, दायित्व। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लायबिलिटीज, दायित्व। ये लायबिलिटीज है, ठीक है, इसको हम लायबिलिटी साइड में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, वर्ष के दौरान अदद चंदा है, एन इनकम, एन एक्सपेंसेस, एन एसेट्स, ए लायबिलिटी, आय, व्यय, संपत्ति, दायित्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एन एसेट्स, संपत्ति। तो उसको संपत्ति मानते हैं अगर आउटस्टैंडिंग अकाउंटिंग ईयर में हो, ड्यूरिंग द ईयर हो। अब क्वेश्चन नंबर 34, लीगेसी इज, वसीयत है, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, अर्नड इनकम, दायित्व, आय, व्यय, कमाई हुई आय। तो करेक्ट आंसर है लायबिलिटीज, दायित्व, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है जो मरणोपरांत जो है मिलता है संस्थाओं को,
तो इसलिए इसको हम जो है बैलेंस शीट्स की लायबिलिटी साइड में बताते हैं और कैपिटल नेचर्स का होता है ये। क्वेश्चन नंबर 35, रिस्ट्रिक्टेड फंड कैन बी यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ पर्पस? प्रतिबंधित फंड का उपयोग किस प्रकार के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है? ए स्पेसिफिक पर्पस, बी जनरल पर्पस, बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ दीज। विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्पेसिफिक पर्पस, विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, तो प्रतिबंधित जो कोष है उसका हम यूज उसी फंड के लिए करते हैं जिस फंड के लिए ये मिला हुआ है, अर्थात स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये दिया होता है। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।